नमस्कार, वक्त सुबह के 10 बजे हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आशीष सिन्हा। रूस यूक्रेन युद्ध को 52 दिन हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच जंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यूक्रेन अब रूस को एक के बाद एक चोट दे रहा है, जिसके बाद पुतिन का दिमाग घूम चुका है। रूस अब नाटो से भिड़ने की तैयारी में है। दरअसल यूक्रेन ने रूस के महाबली मोस्कवा को तबाह कर दिया, जिसके बाद रूस ने यूक्रेन पर हमले और भी तेज कर दिए हैं। वहीं रूसी मीडिया की माने तो तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो चुका है। आज इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे कि क्या तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो चुका है। 5 खास मेहमानों का पैनल जो है वो हमारे साथ जुड़ेगा, जिसमें हम बात करेंगे कि तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो चुका है। अमेरिकी समेत तमाम पश्चिमी नेता एकजुट हो गए हैं और वो पुतिन को वॉर क्रिमिनल ठहराने पर आमादा हैं। यही नहीं, वो पुतिन पर मुकदमा भी दायर करना चाहते हैं। वो पुतिन को नरसंहार का नरपिशाच साबित करने में लगे हैं। ये कितना मुमकिन है? जो बाइडेन ने कहा कि पुतिन ने किया नरसंहार। बोरिस जॉनसन ने कहा कि पुतिन ने किया है नरसंहार का जुर्म। Doesn't look far short of genocide to me. व्हाइट हाउस ने भी कहा कि पुतिन ने किया है नरसंहार का गुनाह। He called it a genocide. ये सब दुनिया के दिग्गज यहीं नहीं रुके। इन्होंने रूस के राष्ट्रपति को वॉर क्रिमिनल कहा और कहा कि पुतिन पर वॉर क्रिमिनल का मुकदमा चलना चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की जिस तरह से दुनिया भर के नेताओं को बूचा, बोरिदियांका, इरपिन और मारियापोल भेज रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि पुतिन के खिलाफ सबूत और गवाह खड़े किए जा रहे हैं, ताकि पुतिन को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में कटघरे में खड़ा किया जा सके। Протягом дня урядовці опрацювали рішення для повного перезавантаження митниці. Вантажі для нашої оборони, для наших людей будуть завозитись в Україну настільки легко, наскільки це дозволяють закони фізики. Перебираємо абсолютно всю бюрократію, всі папірці, а також ПДВ, мито, всі митні платежі. Мета абсолютно зрозуміла, щоб людський фактор не заважав швидкості постачання товарів. Вони дуже необхідні саме зараз. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук та профільні комітети працюють над тим, щоб новації були підтримані і нашими депутатами. Я наголошую, це рішення, яке необхідне для оборони держави, для підтримання нормального. अब सवाल ये है कि क्या पुतिन वॉर क्रिमिनल हैं? ये कैसे तय होगा कि पुतिन पर वॉर क्रिमिनल का मुकदमा चलेगा? इसके लिए समझते हैं जिनेवा कन्वेंशन को। क्या कहता है जिनेवा कन्वेंशन? 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध में 5 करोड़ लोग मारे गए थे। 1949 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में दुनिया भर के नेता जमा हुए। जिनेवा कन्वेंशन में युद्ध के नियम तय किए गए। जंग के दौरान आम नागरिकों को टारगेट करना वॉर क्राइम है। सैन्य हमले के दौरान कई सारे आम लोग मारे जाते हैं, ये भी वॉर क्राइम है। जिस तरह से बूचा में लाशों का अंबार निकला है, उसे देखकर दुनिया भर के दिग्गज कांप रहे हैं। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वॉन डर लेयन ने जब यहाँ का नजारा देखा तो उन्होंने अपने सीने पर हाथ रख लिया। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उनकी रूह भीतर तक कांप उठी थी। The unthinkable has happened here. We have seen the cruel face of Putin's army. We have seen the recklessness and the cold-heartedness with which they have been occupying the city. Here in Bucha we saw our humanity being shattered, and it is the whole world is mourning with the people of Bucha. अब सवाल ये है कि वॉर क्राइम तय कैसे होगा? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। इंटरनेशनल कोर्ट नीदरलैंड्स के एक शहर में है। यूक्रेन ने आईसीसी में मुकदमा दायर कर दिया है पुतिन के खिलाफ। आईसीसी के चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान इसकी जांच कर रहे हैं। करीम खान अब यूक्रेन आकर गवाहों के बयान दर्ज करेंगे। Dealing every day with Vladimir Putin. And look at what he's done to these people. What does it make you think? He's a butcher. Did you make additional? लेकिन सवाल ये है कि क्या पुतिन के खिलाफ केस चलाना इतना आसान होगा? क्योंकि वो एक राष्ट्र के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा और भी कई तकनीकी पेच हैं। क्योंकि
कि यूक्रेन और रूस दोनों इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य नहीं हैं। सबूत मिलने पर आईसीसी अरेस्ट वारंट तो जारी कर देगा। रूस आईसीसी का सदस्य नहीं है तो सहयोग कैसे करेगा, कैसे होगी वारंट पर तामील? आरोपी का फिजिकली कोर्ट में मौजूद होना भी जरूरी है। बिना आरोपी को हिरासत में लिए ट्रायल शुरू नहीं हो सकता। बिना आरोपी के ट्रायल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सीधा सीधा उल्लंघन है। साफ है पश्चिमी देश पुतिन के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, जबकि वो ये जानते हैं कि पुतिन को कोर्ट के कटघरे में खड़ा करना मुमकिन ही नहीं है। पश्चिमी देशों की मंशा साफ है कि वो पुतिन के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, जबकि उन्हें पुतिन के साथ मिलकर इस युद्ध का कूटनीतिक रास्ता निकालना चाहिए। ये खेल इंटरनेशनल लेवल का है और इसमें बूचा के लोगों का बलिदान कितना काम आएगा ये तो भविष्य के गर्त में। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यूक्रेन युद्ध से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस के सरकारी न्यूज चैनल की तरफ से एक बड़ी घोषणा कर दी गई है। तीसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ है। रूसी मीडिया के हवाले से एक खबर है। मॉस्को तबाह होने के बाद रूसी मीडिया की तरफ से घोषणा की गई है, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। एक बड़ा दावा रूसी मीडिया की तरफ से किया गया है। रूसी मीडिया ने यह भी कहा कि अब नाटो से भिड़ने के लिए रूस पूरी तरह से तैयार है। रूस के सरकारी न्यूज चैनल का यह दावा है, अब नाटो से होगी सीधी जंग। रूसी मीडिया का यह दावा है, युद्ध पोस्ट से मॉस्को तबाह होने से रूस भड़क गया है, जिसके बाद रूसी मीडिया की तरफ से यह जानकारी दी जा रही है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। तो तीसरा विश्व युद्ध क्या शुरू हो चुका है? इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए 5 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड एमजे अगस्टीन विनोद जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। रविंद्रनाथ सचदेव हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। और आसिफ रमीज जी हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विशेषज्ञ हैं और सऊदी अरब से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। आप सभी का डिबेट में जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। सबसे पहले विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। रूसी मीडिया की तरफ से यह कहा जा रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। क्या मान लिया जाए कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है या फिर से दो बड़ी महाशक्तियों के बीच में शीत युद्ध शुरू होने वाला है? देखिए, ऐसा है, सबसे पहली बात है कि ये जो विश्व युद्ध की बात होती है, इसका क्राइटेरिया क्या होता है? क्या नंबर ऑफ कंट्रीज इन्वॉल्व से डिसाइड करते हैं? ये किस तरीके से डिसाइड होता है? ये इतना आसान नहीं है कहना कि थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई है। वैसे तो इराक में भी 37 कंट्रीज भाग ले रही थी अमेरिका की तरफ से। इसका मतलब ये थोड़ी है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी। हाँ, थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर होगी तो फिर उसका जो रिजल्ट है वो बहुत भीषण होंगे। वो टोटल वर्ल्ड इकोनॉमी को असर करेगा। ये इस समय प्रोपेगेंडा चल रहा है रशिया के खिलाफ। देखिए, हमने अपना नैरेटिव स्टार्ट किया था जिनीवा कन्वेंशन से, आपने बात करी थी। मैं बात खत्म कर लूं। जिनीवा कन्वेंशन कहना एक आसान बात है। जिनीवा कन्वेंशन के सारे मेंबर्स नहीं हैं, सारी कंट्रीज ने रेटिफाई नहीं किया है। और फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जिसकी बात हो रही है वो ट्राई करता है इंडिविजुअल। प्रफुल्ल बख्शी साहब, ऐसा तो नहीं है कि रूस की तरफ से ये खबर सर्कुलेट इसलिए की जा रही है ताकि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका है, वो यूक्रेन को मदद करना बंद कर दे, हथियारों की सप्लाई करना बंद कर दे? ये प्रोपेगेंडा और काउंटर प्रोपेगेंडा है। वो जरूर कर रहे हैं, वो नहीं चाहेंगे और वो उसका विरोध करेंगे, लड़के विरोध करेंगे। इसमें आर्मामेंट इंडस्ट्री सबसे ज्यादा फायदा उठा रही है। ये अब शीत युद्ध स्टार्ट होने का अंदेशा है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्टार्ट हुआ, ब्रेकअप ऑफ सोवियत यूनियन के बाद स्टार्ट हुआ और अब स्टार्ट हो सकता है दोबारा शीत युद्ध। और इसमें आप देखेंगे कि पोलराइजेशन होगी, आर्मामेंट इंडस्ट्री फायदा उठाएंगे और नेटो कंट्रीज में तो ऑलरेडी होल्ड लगी अगेंस्ट अमेरिका कि किसके आर्मामेंट ज्यादा बिकते हैं। देखिए, रशिया इस समय सीरियस है, मॉस्को डूब चुका है, वो सीरियसली लड़ाई करेंगे। पर लड़ाई करने का मतलब ये नहीं होगा कि एक किस्म से थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड वर्ल्ड वॉर के न्यूक्लियर असर की बात हो सकती है और केमिकल वेपन्स वगैरह की जो बात कर रहे थे वो जिन्हें सारी कंट्रीज ने साइन। प्रफुल्ल बख्शी साहब, पिछले 52 दिनों से रशिया की तरफ से युद्ध तो लड़ा ही जा रहा है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन एमजे अगस्टीन साहब भी हैं।
सर ये बताइएगा कि पिछले 52 दिनों से रशिया की तरफ से युद्ध लड़ा जा रहा है। शुरुआत में ये लगा कि शायद एक हफ्तों के भीतर रशिया इस युद्ध को जीत लेगा, लेकिन 52 दिन हो चुके हैं, 20 से ज्यादा जनरल गिरफ्तार हो चुके हैं, कई जनरल जो हैं रशिया के वो शहीद हो गए हैं। तो क्या इस बात को लेकर पुतिन जो है वो अब ज्यादा परेशान हो गए कि युद्ध लंबा चला गया और उन्हें बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान पहुंचा है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मेरे पीछे मैंने मैप लगाया हुआ, आप फुल स्क्रीन में लाएंगे तो आपको कुछ चीजें बताऊंगा। ये पुतिन कब से बौखलाए हुए हैं? जब से ये नीले रंग जो है, और जो मेरे इस तरफ जो नीले रशिया है और इस तरफ आप देख रहे हैं कि नीले रंग जो है, ये पूरा नेटो कंट्री एक जमाने में ये यूएसएसआर का स्टेट्स हुआ करता था। लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, यहां तक कि टर्की को भी नेटो बना दिया गया। तो जैसे चाइना इंडिया के स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट करने की कोशिश करता है, जिसको हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं, जिसपे हम भी सतर्क हुए। आप इसको, इस मैप को देखेंगे और कोई भी प्रीमियर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर किसी भी कंट्री का बौखलाएगा नहीं क्या। और दो जो मात्र देश हैं जो लाइट ब्लू कलर के हैं जी, फिनलैंड एंड स्वीडन, ये भी नेटो के साथ एक तरह का इनका साठगांठ है, और अभी ये भी कहने में आया है कि इस मंथ एंड तक ये नेटो में अगस्टीन विनोद जी, ये भी कहा जा रहा है कि इन दोनों मुल्क, अगर हम इन दोनों मुल्कों की बात करें तो ये लोग नेटो में जल्द से जल्द सदस्यता चाहते हैं। पहले महीनों भर का प्रोसेस था, लेकिन अब ये चाहते हैं कि महज कुछ हफ्तों में इन्हें सदस्यता मिल जाए। और आप रशिया को चारों तरफ से एनगल्फ कर रहे हैं, कोई रशियन प्रीमियर बौखलाएगा नहीं क्या? अभी यूक्रेन एकमात्र बफर स्टेट था जो एक जमाने में इनका एक स्टेट हुआ करता था, उसको भी आप इनके लपेटे में ले रहे हैं। पहली बात। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आज यूक्रेन जिस मैप से हम देखते हैं वो मैप रह नहीं गया है। इनफैक्ट 2018 में ही डोनबास अलग हो चुका है और डोनबास की पासपोर्ट इश्यू हो चुकी है। ये बहुत लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं है। क्रीमिया पहले से अलग हो चुका है, अभी रह गया सिर्फ जो निचला इलाका है वो एक बार कैप्चर हो गया तो यूक्रेन हो गया लैंडलॉक। और ये लैंडलॉक होने की क्या जरूरत थी? नेटो की टिकट। आप बताइए, 9,000 प्लस सिविलियंस की मौत, 3-4 प्लस सैनिकों की मौत, क्या इस नेटो टिकट के लिए टिकट का वर्थ था क्या? और दूसरी बात, मैं विंग कमांडर बख्शी साहब से एक लाइन जो है उन्होंने जो छोड़ी थी उसके बारे में बताता हूं जी। जब विश्व युद्ध की बात करते हैं, आज के तारीख में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उस समय काफी कंट्रीज सिवाय यूएस के जो विश्व युद्ध के आखिरी में जाके परमाणु बम गिरा है, किसी और के पास परमाणु वेपन नहीं था। बट आज के तारीख में इन सब के पास परमाणु वेपन है और एक दूसरे के खिलाफ इतने परमाणु वेपन है इनके पास कि रशिया और नेटो में लगे हुए हैं। जी, यानी कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध तो होने से रहा। शैलेंद्र सिंह जी भी रशिया विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। शैलेंद्र जी, रशिया की तरफ से, रशिया मीडिया की तरफ से ये बात कहना कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू क्या हो गया है, वो क्या इशारा करता है? ये दो बातें बड़ी क्लियर हैं। ये बहुत बढ़िया है वर्ल्ड ऑर्डर कि रशिया और यूएस बोले तो विश्व शुरू हो जाएगा, नेपाल बोले तो कुछ नहीं होगा। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ भाई। विश्व युद्ध अगर 70 कंट्री ऐसे भी हैं जो अभी तक न्यूट्रल है इस इश्यू के ऊपर, विश्व युद्ध किस बात का? आपको किसने हक दे दिया कि आप विश्व युद्ध डिक्लेयर करेंगे? और अगर आप डिक्लेयर कर रहे हैं, रशिया अगर आप डिक्लेयर कर रहे हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल है, तो कर दिखाइए, करिए यूएस पर अटैक, डालिए एक मिसाइल, डालिए नेटो कंट्रीज के ऊपर। देखिए, ये जो बोलते हैं ना, तो ये एक्चुअली विश्व युद्ध रोकने के लिए बोलते हैं कि देखिए अब हम दिस इज कॉल्ड एज अ डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव इन इंफॉर्मेशन। आप ऐसी आप मुझे एक बात बता दीजिए, मॉस्को जो शिप डूब गई, आप पब्लिकली एक्नॉलेज करेंगे कि हाँ जी नेटो कंट्री या यूएस के मिसाइल से गिरी है? शैलेंद्र जी, आप ये कहना चाहते हैं कि जो ये पश्चिमी देश हैं, जो अमेरिका हैं, वो रशिया के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, जबकि इसे एक कूटनीतिक तरीके से इस पूरे मसले का हल निकाला जाना चाहिए था?
देखिए, मैं बिल्कुल 100% बोल रहा हूँ, डिप्लोमेसी हैज टोटली फेल्ड इन वर्ल्ड, यूनाइटेड नेशंस हैव फेल्ड इन वर्ल्ड, क्योंकि आप लोग करता धरता थे कि बातचीत से चीजों को सॉल्व करते हैं। इतने सालों से डिप्लोमेटिक कोर हम मेंटेन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में? ये सिर्फ यूनाइटेड नेशन के एयर कंडीशन कमरों में बैठने के लिए नहीं है, आपके पास साउथ ब्लॉक में बैठने के लिए नहीं है। अगर आज आप वरिड हैं चाइना के खिलाफ, तो काम करिए, ऐसा काम करिए कि लड़ाई ना हो, वही आपका काम है। वैसे मैं आपको बता दूं, रशिया इस समय फेल हो गया इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, क्योंकि ये लड़ाई इंफॉर्मेशन और प्रोपोगंडा की इस समय वेस्ट हावी है, जीता हुआ है। इसलिए हम देखते हैं कि रशिया का पलड़ा कमजोर पड़ता है, पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट जा रही है। क्यों? क्योंकि दिखाया जा रहा है, सीधी बात है। जी, रविंद्रनाथ जी के पास भी चलते हैं। शैलेंद्र जी, रविंद्रनाथ जी, शैलेंद्र जी ये कह रहे हैं कि जो डिप्लोमेसी है इस पूरे मामले में वो फेल हो चुकी है, तो आखिर इसका हल निकलेगा कैसे? डेफिनेटली यस, डिप्लोमेसी टोटल फेल हुई है। देखिए, अमेरिका जो भी कर रहा था यूक्रेन के साथ मदद में, सबसे अहम तो ये होना चाहिए, तो वॉर होनी ही नहीं चाहिए थी। ये जो सैंक्शंस था कि भाई सैंक्शंस लगाएंगे रशिया पे, इतनी जाना थी कि रशिया हिम्मत ही नहीं करेगा लड़ाई की, राइट? सैंक्शन का मतलब ये था, इसका मतलब ये पूरी डिप्लोमेसी फेल हुई है। और बाय द वे, अगर इट गोइंग बैक, एब्सोल्युटली यस, रशिया को घेरा जा रहा है पिछले 30 सालों से। ओके, नेटो की एक्सपेंशन की क्या जरूरत थी? और यूक्रेन पे रेड लाइन थी रशिया की, रशिया ने कहा था, रशिया अटैक कर रहा है, और अब फिनलैंड स्वीडन पर भी। तो ये तो डेफिनेटली ये एग्रेशन है अमेरिका का, ये वॉर अमेरिका की क्रिएट करी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। बट हुआ ये कि क्रिएट और सारा ताना बाना अमेरिका ने क्रिएट कर दिया ना, बट रशिया ने अटैक किया तो रशिया क्रिमिनल है। ये जहां तक बात रही आईसीसी पे जाने की और वॉर क्रिमिनल की, इसका कुछ नहीं हो सकता। इसका केवल तभी होगा अगर रशिया टोटल डिफीट हो जाए और रशियन आर्मी के काफी जनरल्स, देखिए जैसे बूचा में जो हुआ, उसमें पुतिन पे नहीं जाते, बूचा से पहले जो रशियन कमांडर था उसको पकड़ा जाएगा। रविंद्र जी, आपने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की बात की, आईसीसी की बात की, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात की, लेकिन सवाल ये उठता है, हालांकि अमेरिका की तरफ से, कनाडा की तरफ से या यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पुतिन वॉर क्रिमिनल है, लेकिन अदालत में कैसे साबित करेंगे? क्योंकि नियम तो ये है कि जिसके ऊपर अपराध होता है, जिसके ऊपर आरोप हैं, उनको अदालत में पेश होना पड़ता है। बड़ा मुश्किल होगा ये। इसमें दो चीजें है ना, डेफिनेटली कभी हो पाएगा पॉसिबल जब रशिया डिफीट हो जाए और रशिया के आर्मी के कमांडर्स अरेस्ट हो जाए और पुतिन भी अरेस्ट हो जाए, वन। बट बाय द वे, अमेरिका भी आईसीसी का मेंबर नहीं है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का अमेरिका ने रेटिफाई नहीं करा है जी, राइट? एंड बाय दिस सेम लॉजिक, जो इराक वॉर हुई थी उसमें जॉर्ज बुश वॉर क्रिमिनल है, राइट? तो ये बात है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी डोमिनेंस चलती है, नैरेटिव जिसका चलता है वो चलाता है अपना। एंड इस समय यस, वेस्टर्न एंड अमेरिकन नेशंस का प्रोपेगेंडा डेफिनेटली हेड है। बट एक चीज और है, इसमें निकल के ये भी आ रहा है, रशिया की जितनी हम मिलिट्री पावर या प्रोग्रेस समझते थे, उसमें वो भी काफी फॉलो निकल गई है रशिया, बाय द वे, राइट? एटलीस्ट ऑन द ग्राउंड अभी मिलिट्री स्ट्रैटेजी देखिए इनकी या जो भी रहा, अगर ओके, पहली बात तो है कि किसने कहा था कि एक हफ्ते में वॉर खत्म होगी, ये तो मैं वेस्टर्न इंटेलिजेंस मीडिया बता रहा था, उसी को हम रिपीट कर रहे हैं एक हफ्ते में। हमें पता नहीं कि रशिया की स्ट्रैटेजी क्या थी। जी, रविंद्र जी, हमारे साथ आसिफ रमीज जी भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विशेषज्ञ हैं और सऊदी अरब से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। रमीज जी, हर मीडिया, अगर हम अमेरिकन मीडिया की बात करें, यूरोपियन मीडिया की बात करें या फिर रशियन मीडिया की बात करें, सब अपने हिसाब से खबर चला रहे हैं। रशियन मीडिया ये दावा कर रहा है कि लो जी, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। सच्चा कौन है आखिर? देखें, जब इस तरह के वॉर्स होते हैं तो मिस इन्फॉर्मेशन तो क्रिएट की जाती है, और इसमें सच्चा कौन है झूठा कौन है ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आसिफ जी, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 52वां दिन है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का एक बड़ा दावा है, युद्ध में रूस के 6 गुना से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं, यूक्रेन से 6 गुना ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए हैं। तो ये जेलेंस्की ने ये दावा किया है। रमीज जी, जिसकी हम बात कर रहे थे वो वही हो रहा है। जेलेंस्की की तरफ से ये दावा किया गया है कि 6 गुना ज्यादा सैनिक हमने रूस के मार डाले हैं। आपने खुद देख लिया कि कुछ सेकंड्स में ही आपने इस न्यूज को फ्लैश किया
कि किस तरह से जेलेंस्की ने ये दावा किया है। ये दावे करने पड़ते हैं। एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो होता है, जो जब आप मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, आपने देखा होगा कि वेस्टर्न मीडिया ने किस तरह से अपने हिसाब से, अपनी सहूलत से तमाम चीज़ों को लोगों तक पहुंचाई जो उनके फेवर में हो। उसी तरह से रशिया और उसका पुतिन ने भी वो वैसा ही किया। अब आपको एक रिसेंट एग्जांपल दूं कि ब्लैक सी में क्या हुआ। अब कह रहे हैं कि 2 जो है मिसाइलें थी और उन 2 मिसाइलों ने जो है उसको वहाँ की जो मॉस्कोवा को मार गिराया। अब इसको रशियन मीडिया एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी, बल्कि अभी भी नहीं है। वो कह रही है क्या कि वो तो फायर और आग लगने की वजह से ऐसा हुआ। तो कहने का मतलब है कि अगर ये लोग इस तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे तो एक तो मनोबल तो उनकी आर्मी का गिरता ही है। उससे जो बड़ी बात ये होती है कि वर्ल्ड ऑर्डर में जो लोग उनके साथ हैं, जो उनको छोड़ सकते हैं, उन तमाम चीज़ों पे असर पड़ता है। किसी ने ये नहीं सोचा था, खुद पुतिन ने नहीं, इवन जेलेंस्की ने भी ये नहीं सोचा होगा कि 52 दिनों तक ये वॉर जाएगा। लोग तो शुरू में सारे एनालिस्ट यही कह रहे थे कि रशिया जो है वो बस 3-4 रोज का मामला। मैं भी कई बार इन चीज़ों पे डिबेट करके ऐसे ही व्यूज रख रहा था कि ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन जब इतना वक्त लग गया है तो यही तमाम एक हमारे पास, उनके पास एक वेपन्स होते हैं कि ठीक है वो एक आर्मी वहां पे लड़ रही है या फिर वहां पे उनकी टीम है, उनके क्या कहते हैं अलग अलग जो हेड्स है वो चेंज हो रहे हैं, लेकिन मीडिया के अंदर इनको फुल टाइम अपने हिसाब से। लेकिन आसिफ रमीज जी, आपको नहीं लगता कि साइकोलॉजिकल वॉर में रशिया काफी पीछे छूट गया? क्योंकि जो वेस्टर्न मीडिया है, चाहे यूरोपियन कंट्रीज की मीडिया है या अमेरिकन मीडिया है, उनका जो काम है वो ज्यादा हावी रहा है लोगों पर। इस वॉर में, साइकोलॉजिकल वॉर में रशिया थोड़ा पीछे छूट गया। बहुत साइकोलॉजिकल वॉर में ही नहीं, इन जनरल भी आप बात करें तो हर तरह से रशिया पीछे छूटता हुआ दिख रहा है। उसकी जो सबसे बड़ी वजह वो ये है कि 2 चीजें मैं बताऊंगा। पहली चीज ये, आसिफ जी, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, कीव में भी नहीं रुक रहे हैं रूसी सेना के घातक हमले। कीव के आसपास अब तक 900 से ज्यादा शव बरामद हुए हैं। यूक्रेन के कई शहरों में जारी है रूसी सेना के हमले। तो आपको बड़ी खबर बता दें, कीव के आसपास अब तक 900 से ज्यादा शव बरामद किए गए हैं। रमीज जी, आप अपनी बात पूरी करिए। वो तो ये है कि ये वॉर जो है 50 डेज प्लस हो गया और अमेरिका और बाकी लोग ये अभी भी अज्यूम कर रहे हैं कि हो सकता है कि इस साल के अंत तक भी चले। ये हुई पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि पुतिन ने कैसे वहां पे अलेक्जेंडर वॉर्निकोव को वापस लाया है इस लड़ाई के लिए, जिसके बारे में सीरिया में पूरा फेमस है कि वो किस तरह के वहां पे उन्होंने एक जुल्म और ज्यादती कह सकते हैं या किस तरह से बर्बरता वहां पे दिखाई थी, और अब उनको लाना पड़ गया है यहाँ पे अलेक्जेंडर वॉर्निकोव को। और साथ में उनकी कुछ वॉरशिप जो है, जैसे ब्लैक सी की मैं एग्जाम्पल दे रहा था, तो उसको बिल्कुल गिरा दिया गया, जिसमें एक आशंका है कि उसमें न्यूक्लियर वेपन्स भी थे। अगर वैसा होता है तो फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो ये तमाम चीजें जितनी कॉम्प्लिकेट होती जा रही हैं, तो उस पर पुतिन का या रशिया की तरफ से या वहां की मीडिया का ये कहना कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है, वो कहीं ना कहीं बौखलाहट है, कहीं ना कहीं वो बेसब्री है, और आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऐसी कोई इसकी गुंजाइश भी अब दिखती है कि चलो कुछ नहीं है तो हम कहीं पे न्यूक्लियर वॉर या कुछ छोटी मोटी ऐसी चीजें कर दें जिससे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की एक सिनारियो क्रिएट हो जाए और लोग प्रेशर में आके इन चीजों को कैसे भी खत्म करें। प्रफुल्ल बख्शी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। रशिया की तरफ से कई बार ये बयान जारी किया गया और ये कहा गया कि अगर आत्मसम्मान की बात आएगी, आत्मरक्षा की बात आएगी, तो हम परमाणु हथियार चलाने से नहीं चूकेंगे। तो क्या परमाणु हमले की तरफ अब ये पूरा युद्ध जा रहा है? ये बातें बहुत बार हो चुकी हैं। जहां तक कि पाकिस्तान और छोटी मोटी कंट्रीज भी यही कहती हैं कि जब हमारी टेरिटरी के ऊपर अनकंट्रोल्ड एडवांस होगा तो हम शायद टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी की सारी बात रशिया को पता है कि अगर उसने न्यूक्लियर का नाम भी लिया वो भी खत्म हो जाएगा और बाकी भी खत्म हो जाएंगे। तो ये तो आप भूल जाइए कि वो न्यूक्लियर, हाँ, वो धमकी जरूर देता है और देता रहेगा। यहाँ तक कि लोग केमिकल वॉरफेयर की भी धमकी देने लग गए हैं। अब मेरे को तो लग रहा है अगर ऐसा ही चला तो लोग बायोलॉजिकल वॉरफेयर की धमकी भी देंगे। तो धमकियां देना एक चीज है, पर ये बिना बताए जो अंडरहैंड कर रहे हैं ये भी हो सकता है। लेट मी टेल यू वन थिंग, सारी की सारी कंट्रीज आर एक्सपर्ट इन बायोलॉजिकल वॉरफेयर। ये रशिया, अमेरिका, यही इन्होंने स्टार्ट करे हैं बायोलॉजिकल वेपन। जापान, ये सारे के सारे, चाइना ने इनसे सीखा है। तो ये सारे के सारे ये भी हो सकता है
टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की बात होती थी एक टाइम पे। प्रफुल्ल जी, 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बिग ब्रेकिंग। खार्किव में रूसी सेना की लगातार बमबारी। रूसी सेना की बमबारी में 10 लोगों की मौत। खार्किव में बमबारी में 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। प्रफुल्ल जी, आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए, तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि पोस्टमार्टम की वेट ना करें। सारी जो हमारी कंट्रीज हैं जो कि तटस्थ हैं, जैसे कर्नल शैलेंद्र ने बोला था, इतनी सारी कंट्रीज अभी भी न्यूट्रल हैं। इन सब कंट्रीज को अब जोर लगाना चाहिए और इंटरवीन करना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस के ऊपर प्रेशर होना चाहिए कि किस तरीके से अब मीडिएशन की बात आनी चाहिए। अब जो मीडियाज को गवर्नमेंट मस्ट कंट्रोल देयर मीडियाज, क्योंकि मीडिया ओवरबोर्ड जाती है। प्रफुल्ल साहब, 5 से ज्यादा दौर की बात हो चुकी है यूक्रेन और रूस के बीच में, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। एमके अगस्टीन साहब, कई दौरों की बातचीत हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। प्रफुल्ल साहब ये कह रहे हैं कि एक बार जो यूएन है उसको दखल देना चाहिए, बातचीत की फिर से पहल की जानी चाहिए। बाकी कंट्रीज को इजराइल, इंडिया, सारे इनको सीरियसली इंटरवीन करना चाहिए। सर, भारत की तरफ से तो बार बार कहा ही जा रहा है कि दोनों मुल्क आपस में बैठकर बात करें। बातचीत हो भी रही है लेकिन कोई समाधान निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। मैं मानता हूं, पर अटेम्प्ट जारी रखना पड़ेगा। जी अगस्टीन साहब। देखिए, इसमें ना 2 चीजें साफ निकल आती हैं। पहली बात, एक पॉपुलर लीडर जो है नॉट नेसेसरीली एक इफेक्टिव लीडर हो। आप जेलेंस्की की बात उठा लीजिए, मैंने आप फुल स्क्रीन में लाएंगे तो मेरे पीछे मैंने एक फोटो लगाया हुआ है। ये मॉस्कोवा को गिराने के बाद जेलेंस्की ने एक स्टैंप, अपने यूक्रेन का एक स्टैंप लेकर आए हैं, जिसमें आप देखिए एक आदमी मिडिल फिंगर दिखा के खड़ा हुआ है। ऐसे इस तरह से कूटनीति होती है, ये बताइए। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, अभी मैंने अपना बैकग्राउंड चेंज कर दिया, आप ये फुल स्क्रीन में लाइए। आप देखेंगे असली बात जो है प्रफुल्ल बख्शी साहब ने शुरू में उठाई थी। असली बात है, देयर इज समथिंग कॉल्ड MICC, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कांग्रेशनल कॉम्प्लेक्स, जिसके बारे में आइजनहोवर अपने आखिरी दिन में वर्ल्ड को अगवा करके गए। ये सारा जो यूक्रेन एक वेपन टेस्टिंग ग्राउंड है। वेपन टेस्टिंग ग्राउंड 1950 से लेके अभी तक अमेरिका चलाता आ रहा है। ये बीच में एक मंदी आ गई थी तो इन्होंने एक नया खड़ा कर दिया है जेलेंस्की के द्वारा। एक कॉमेडियन कुछ नहीं कर पा रहा है सिवाय स्टैंप्स लेके आने में और ऐसे बड़े बड़े दावे करने के अलावा। जेलेंस्की का कंट्रीब्यूशन इस वॉर में जीरो। आसिफ रमीज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कल ये खबर आई थी कि जो बाइडेन यूक्रेन जाएंगे, लेकिन अब जो अमेरिकन मीडिया है उसके हवाले से ये खबर आ रही है कि अब जो बाइडेन जो हैं वो यूक्रेन नहीं जाएंगे। इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखें, जब भी इसको मैं पिछले आपके क्वेश्चन से भी कनेक्ट करूंगा कि अलग अलग वक्त में कुछ ऐसी चीजें बीच में ला दी जाती हैं वॉर में, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तौर पे। जो बाइडेन जो है वो यूक्रेन जाने की एक बात आई और अचानक से नहीं जाएंगे। इसमें आपने 2 चीजें और देखी होंगी कि वहीं पास में फिनलैंड और स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर्स को भी आपने सुना होगा। खास तौर से जब आप सना मारिन को देखें तो वो ये कह रहे हैं कि अब हम नेटो को ज्वाइन करने वाले हैं और बहुत जल्द हम नेटो ज्वाइन कर सकते हैं। स्वीडन से भी यही खबरें आ रही हैं। अब ये देखिए कि ये तमाम जो चीजें सामने आ रही हैं, इसमें अमेरिका का तो खैर बहुत अहम रोल होता ही है। अभी हमारे कई पैनलिस्ट ने ये कहा भी कि इराक में किस तरह से मामला हुए थे और उस वक्त जो आप बुश की बात करें या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, इस हिसाब से वो जिम्मेदार है। अगर अभी पुतिन है तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी कहीं ना कहीं इंटरनली बौखलाहट तो है, ठीक है, और लग रहा है कि 52 दिनों तक ये जेलेंस्की ने वहां पे या यूक्रेन ने वहां पे सस्टेन किया और आगे भी करेंगे और ये पूरी तरह से पीछे से जो इतना सपोर्ट कर सकते हैं वेपन से वो कर रहे हैं। लेकिन बहुत हद तक इन तमाम चीजों की जिम्मेदारी अगर आप जो बाइडेन हो या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन हो, इनकी पुरानी एक आदत भी रही है और प्रॉक्सी वॉर्स लड़ने की, और बहुत हद तक ये जो चीजें हो रही है इसमें ये बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। ठीक है कि अगर इंटरनल सॉवरेनिटी की बात करें उस हिसाब से आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस ले लेते हैं, उसके बाद में शैलेंद्र जी आपके पास आऊंगा। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बड़ा दावा किया है, बूचा में अब तक
403 शव बरामद हुए हैं। रूस ने मारियोपोल के 95% इमारतों को तबाह कर दिया है यूक्रेन से पलायन को लेकर। यूएन का बड़ा दावा, युद्ध के कारण 50 लाख लोगों ने यूक्रेन को अब तक छोड़ दिया है। रविंद्रनाथ जी, हम बात कर रहे थे इससे पहले कि किस तरह से तीसरे विश्व युद्ध की रूसी मीडिया ने बात कही है, लेकिन अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के जो अधिकारी हैं वो यूक्रेन जा सकते हैं। इसके सीधे मायने क्या है? क्या अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि युद्ध के 52 दिन हो गए, कोई हल नहीं निकला, इसलिए हमें अब दखल देना पड़ रहा है? नहीं, इसका सबसे पहला सीधा तो ये इंडिकेशन है कि रशिया की रीच नहीं है कीव तक। भाई देखिए, बोरिस जॉनसन उस दिन कीव गए थे तो रशिया क्या मिसाइल नहीं मार सकता था कीव पे? इसका मतलब ब्रिटिश इंटेलिजेंस और अमेरिकन इंटेलिजेंस ने कंक्लूड कर लिया है कि रशिया की एबिलिटी नहीं है कीव तक मारने की। भाई अपने प्रेसिडेंट या अपने सेक्रेटरी स्टेट ब्लिंकन अगर कीव आते हैं तो अमेरिकन इंटेलिजेंस पूरा इंश्योर करेगी उसकी सेफ्टी रहे। तो पहला मायना तो ये है, इनकी इंटेलिजेंस के हिसाब से मायने में रशिया की एबिलिटी कीव को स्ट्राइक करने की नहीं है शायद, हालांकि रशिया मार रहा है मिसाइल, राइट, दैट्स वन। दूसरा, डेफिनेटली यस कि हम कीव के साथ खड़े हैं, यूक्रेन के साथ खड़े हैं और मोमेंटम अब यूक्रेन की तरफ हो गया है, क्योंकि इस समय एम्बेसीज भी बात कर रही है। सारी 2-3 एम्बेसीज वेस्टर्न जो कीव से लवीव चली गई थी वो कह रही है वापस आके कीव की अपनी एम्बेसी खोल लेंगे। इसका मतलब कीव सेफ है, इसका मतलब रशिया की इफेक्टिवनेस नहीं है कीव पहुंचने की। ओके, दैट इज वन। सेकेंडली, जो भी पहले बात हो गई थी, देखिए इस गेम में अमेरिका निकला है रशिया को पनिश करने, ओके, और अमेरिका बहुत फायदे में जा रहा है। अमेरिका ने पूरे नेटो को, पूरे यूरोप को अपने साथ कंबाइन कर लिया। अभी से 6 महीने पहले भी था नेटो की कंट्रीज अलग अलग सोच रही है, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, सबके अलग अलग विचार। आज की तारीख में आप देखिए पूरा ना पूरा यूरोपियन नेटो ब्लॉक एक हो गया, बात करके वी यूरोपियन, हमारी यूरोपियन वैल्यूज इत्यादि, राइट। तो वन। सेकेंड, ऑफकोर्स MIC कॉम्प्लेक्स एंड सेलिंग ऑफ डिफेंस, हर कंट्री खरीद रहे हैं, पोलैंड टाइल्स खरीद रहा है, कनाडा खरीद रहा है F-35 88, ये वो ओके, तो डिफेंस सेल्स बढ़ रही है अमेरिका की। शैलेंद्र जी, आप ये कहना चाहते हैं कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज हैं वो यूक्रेन को केवल एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही हैं और यूक्रेन के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही हैं? यस, हाँ, डेफिनेटली इट कैन बी सेड, यही हो रहा है। देखिए, यूक्रेन को मदद कर रही है पूरा, पर अपने सोल्जर्स दादी मर कौन रहा है, यूक्रेनियन मर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा डैमेज हो रहा है, यूक्रेन का हो रहा है। तो ये तो अब अभी जैसे एक पैनलिस्ट कोई कह रहे थे लीडर क्या होता है, ये तो हिस्ट्री आगे बताएगी। ज़ेलेंस्की ठीक है, बहुत ही कैरिस्मेटिक लीडर रहे, पर लीडर का मतलब क्या ये भी शायद होता है कि अपने देश के लोगों की जान बचाना। आज ये बात करेंगे ठीक है मैं नेटो में नहीं जाऊंगा, राइट, ही इज सेइंग नाउ, ओके, अदर कंडीशन देखते हैं। यही चीज अगर वॉर से पहले 2-3 हफ्ते या महीना पहले हो जाती तो शायद वॉर ना होती, वी कैन नॉट से। तो लीडर एंड लीडरशिप का क्या रोल है वो भी आएगा इसमें आगे, हिस्ट्री करेगी। बट ये ज़ेलेंस्की एक तरह से तो हीरो बन गए, रॉकस्टार बन गए, वो एक तरह से ब्रेवरी दिखा रहे, अच्छा कर रहे हैं। बट बात ये कि जो बेसिक है कि अमेरिका निकला है रशिया को पनिश करने और रशिया निकला है यूक्रेन को टोटल डेवस्टेट करने को और लैंडलॉक करने को, जैसे एक पैनलिस्ट लोग कह रहे थे। उसके अलावा जो होता रहे, सीरिया जैसे बन जाए, अफगानिस्तान जैसे बन जाए यूक्रेन। शैलेंद्र जी, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा कि क्या ऐसा हो रहा है कि अब हम शीत युद्ध की तरफ जा रही हैं दो महाशक्तियां? अगर ये युद्ध खत्म होता है यूक्रेन और रूस के बीच का, तो आपसे ले लेता हूं। जी बोलिए शैलेंद्र जी, बोलिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को इवैल्यूएट करने को तैयार हूं। सचदेव सर ने बोला कि स्ट्रैटेजी क्या रही होगी, कि लड़ाई जो है लंबी खिंच रही है। अगर रशिया की स्ट्रैटेजी सबको पता होती तो ये लड़ाई नहीं होती, अगर उसको ये दुनिया को पता होता। दूसरी बात, वो चाहते हैं लंबी लड़ाई, इसलिए लंबी लड़ाई हो रही है। अदरवाइज जिस तरीके की उनके पास सुपीरियरिटी है, और अगर सिर्फ यूक्रेन उनका एम होता तो ये तो कब भी खत्म हो जाती। और वैसे भी जितने शैलेंद्र जी, ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि जेनेवा कन्वेंशन भी है जो ये साफ कहता है कि इस तरह के आप युद्ध होते हैं तो आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया जा सकता। यही वजह होगी कि रशिया धीरे धीरे युद्ध कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। देखिए, बिल्कुल 100% नहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन क्या यूक्रेन की फौज एक अंडरटेकिंग देगी कि वो फौज सिविल इलाकों से फायरिंग नहीं करेगी? कहीं ऐसा लिखा हुआ है? कहीं ऐसा हो रहा है? देखिए, जो टारगेट है, टारगेट क्या होता है?
टारगेट एज अ फौजी मैं आपको समझाता हूं, जहां से मेरे ऊपर फायर आया मैं उस पर वापस फायर करूंगा। सीधी सीधी बात, अगर एक बिल्डिंग से फायर कंटिन्यूअसली मेरे ऊपर आ रहा है, वो बिल्डिंग नीचे जाएगी, 100% जाएगी। अब आप इसे वॉर क्रिमिनल ले लीजिए, कौन सा क्रिमिनल ले लीजिए, और वॉर बाय इटसेल्फ इज क्राइम एज फार एज आई एम कंसर्न। जब आप क्राइम की स्टार्ट कर चुके हो, तब उसमें क्या सिलेक्शन? एवरी प्लेस फ्रॉम वेयर यू आर फायर्ड एट इज अ टारगेट फॉर यू, लेट इट बी वेरी क्लियर। हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो लगातार मदद कर रही हैं यूक्रेन को, और क्या एक बड़ी वजह है कि वो रशिया को इसी बात से नाराज कर रही हैं? संक्षेप में जवाब दीजिएगा। बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात और कह दूं जो कल शैलेंद्र बोल रहे थे, उसको मैं आगे ले जाऊंगा कि जो जिनीवा कन्वेंशन है, वो जिनीवा कन्वेंशन की स्पिरिट ये नहीं कहती कि आप क्यों लड़ रहे हो, वो कह रहे हो इफ यू आर फाइटिंग फाइट राइट। मतलब आप ये रूल्स मत तोड़िए। जब अटैक करना है, अटैकर विल अटैक द टारगेट, बट डिफेंडर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नॉट टू पुट हिज डिफेंसेस इन द सिविल एरिया, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए अटैकर अटैक कर रहा है, दैट इज व्हाई दिस हैपेंस। और रशिया का एम सिविलियंस का नहीं है, नहीं तो सारी की सारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरह ब्लिट्जक्रीग हो गया होता अब तक, वो नहीं है। ये दूसरी बात आप कह रहे हैं, रशिया बौखला रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप उसकी, जैसे ग्रुप कैप्टन ऑगस्टीन ने डिस्क्राइब किया था, सारे के सारे चारों तरफ से अगर आपने उसको घेर लिया है, नेटो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बन रहे हैं, फर्स्ट वाइड सोवियत यूनियन कंट्रीज नेटो में जा रही हैं, सारी बाल्टिक स्टेट्स जा रही हैं। ऑब्वियसली अगर कल नेपाल में क्या कहते चाइना घुसेगा और भूटान में घुसेगा तो इंडिया बौखलाएगा, उसमें तो है बात, कोई दो राय नहीं है। तो ये रशिया कर रहा है, पर रशिया ऐसा बौखलाया भी नहीं है कि आउट ऑफ कंट्रोल है, ये बात भूल जाइए। हाँ, वो उसकी मीडिया इज नॉट वेरी इफेक्टिव, मैं मानता हूं। प्रॉब्ली मीडिया वॉर वेस्टर्न जीत रहे हैं, ऑलवेज जीते थे। और ये मैं बता दूं, प्रफुल्ल जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रशियन मीडिया अभी तक जो 52 दिन हुए हैं उसमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा है। यही वजह है कि जो अमेरिकन मीडिया है या यूरोपियन मीडिया है वो अपनी तरफ से खबरों को प्लेस करने में सक्षम रहा है। जी जी बोलिए। एक छोटी सी बात और खत्म कर दूं जी, वो ये है कि इस आर्मामेंट इंडस्ट्री का खेल देखिए। इराक में रेथियन मिसाइल किस तरीके से बिकी थी विदाउट ट्रायल। स्कड, रेथियन कंपनी ने स्कड को किस तरीके से बेचा था, फर्स्ट ट्रायल जो था इट बिकेम अगेंस्ट स्कड। ये सारी की सारा गेम इंडस्ट्रीज का होता है, पैसे कमाने का होता है। तो इस सिनेरियो में हमारा नैरेटिव को भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जी, आप सभी मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप सभी का धन्यवाद। विंग कमांडर रिटायर प्रफुल्ल बख्शी साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, ग्रुप कैप्टन रिटायर एमजे अगस्टीन साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, कर्नल रिटायर शैलेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, रविंद्रनाथ सचदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और आसिफ रमीज जी हमारे साथ सऊदी अरब से जुड़े हुए थे। आप सबका जुड़ने के लिए बेहद धन्यवाद। तो इन पांचों गेस्ट से बात करके हमने ये समझा कि रशिया की तरफ से जो बार बार ये कहा जा रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है, वो दरअसल एक साइकोलॉजिकल वार है जो इन दोनों ही मुल्कों की तरफ से पिछले कई समय से किया जा रहा है, यानी यूक्रेन की तरफ से और रशिया की तरफ से। क्योंकि यूक्रेन बार बार ये दावा कर रहा है कि हमने 6 गुना ज्यादा रूस के जो सैनिक हैं वो मार गिराए हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि रूस की मीडिया के इस दावे को कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है, यूरोपियन मीडिया और अमेरिकन मीडिया और यूक्रेनी मीडिया की तरफ से इसका क्या जवाब दिया जाता है। इस डिबेट पे इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।